एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का ना, J6। नेक्स्ट J4 का J7 हाँ J4 का J- फोर्थ पार्ट। J7 J4 और बताइए। J1 का G1 J J1 का C। और बस पार्ट 2 में बताइए। J10 J10 J11 J11 J8 J13 J30 13 J8 J8 और बताइए बस। चलिए एक्सरसाइज 2 भी दिया था मैंने। हाँ सर, पार्ट 4 बचा है उसका। अच्छा उसका 1 2 3 तीनों डिस्कस हो गए। हाँ सर। 1 2 3 में कुछ तो क्वेश्चन रह गए थे अभी, कुछ तो उसमें एक्सरसाइज मतलब पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन थे, मैं देखता हूँ फिर मैं अपने तरीके से करवा दूंगा उनको भी। हाँ और इसके पार्ट 4 में बताइए। पार्ट 4 किया ना सबने? नहीं किया? चलो बढ़िया। J1 और C two conducting plates X and Y each having large surface area A on one side are placed parallel to each other as shown in figure. The plate X is given a charge Q whereas to other is neutral. Find the electric field at a point in between the plates. In between the plates पूछ रहा है, तो इन प्लेट्स को हम लोग क्या मानेंगे, लेकिन इनफाइनाइट प्लेट्स मानेंगे। ये सबसे पहला इसमें कंडीशन है। तो ये हमारे पास में ये प्लेट दिया हुआ है और दूसरी प्लेट यहाँ दिया हुआ है। हमें इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। एक्स जो प्लेट है उसको क्यू चार्ज दिया था, तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था कैसे हो जाएगा। इस पे टोटल चार्ज क्यू है तो क्या हो जाएगा, Q/2 करेंगे हम लोग। Q/2 करेंगे तो Q/2 कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा और Q/2 इस सरफेस पे चला जाएगा। इस पे चार्ज कितना था Q, तो इसका मतलब यहाँ कितना जाना चाहिए, प्लस Q/2 जाना चाहिए। तो फिर इस पे तो कोई चार्ज था नहीं, तो इस पे कितना आना चाहिए, -Q/2 आना चाहिए। तो अभी भी इस पे चार्ज क्या बना हुआ है, 0। अब अपने को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप देख रहे हो कि इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगी। दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ कैंसिल आउट कर दे रहे हैं।
तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा वो इन दोनों की वजह से मिलेगा, यानी इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो कितना मिलेगा, Q/2 ये तो हो जाएगा A बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अपने को। तो कितना हो गया 4, यानी हो जाएगा हमारे पास में Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट हमारे पास में J4। Figure shows two conducting spheres separated by large distance। ये क्वेश्चन ऐसे तो करवा चुका था मैं। ये लार्ज डिस्टेंस पर है, क्यों है लार्ज डिस्टेंस पर, उसका रीजन क्या बताया था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना रहे, यूनिफॉर्म बना रहे। इसकी जो रेडियस है वो a मान लेते हैं, दूसरे की रेडियस b मान लेते हैं, और इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे जो चार्ज है Q2 है। Figure shows two conducting spheres separated by large distance and of radius 2 cm and 3 cm containing charges 10 microcoulomb and 20 microcoulomb respectively. When the spheres are connected by a conducting wire, then तो एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो चार्ज का क्या होगा, यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये लार्ज डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या क्या बताना, रेशियो ऑफ द फाइनल चार्ज बताना है, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्क्वायर बताना है, रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज डेंसिटीज बताना है, और हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस बताना है। अभी आप देख रहे हो कि इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ यूनिफॉर्म है। कितना है, Q1 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ Q2 है। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये मान लो स्विच है जो भी ओपन है, लोग आते हैं चले जाते हैं। फिर मैंने आपको बोला है ना कि एक अच्छा वाईफाई ले लो यार आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आते हो जाते हो आते हो जाते हो, क्या ही तो सीखते हो फिर, है ना। 3-4 हज़ार में मिल जाएगा, इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो इतना और सही, कम से कम इस तरह तो नहीं होगा। तो ये तो है, तो ये अब यहाँ आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर क्लोजिंग दी स्विच SW, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस मैंने a मान रखा है, इस पे चार्ज आ गया मान लेते हैं स्मॉल Q1, इस पे चार्ज आ गया मान लो स्मॉल Q2, लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट ही बना रहेगा, है ना। इसकी रेडियस b दे रखा है, इसमें भी ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर है, इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आप देख रहे हो कि इसका पोटेंशियल V क्या लिखेंगे, K/Q1/A, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, क्योंकि पहले बात कर चुके हैं कि दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो एक तो ये आ गया हमारे पास में, यानी K/Q1/A इक्वल टू K/Q2/B, यानी इन दोनों का रेशियो आ गया हमारे पास में, Q1/Q2 इक्वल टू क्या आ गया, A/B आ जाएगा एक आंसर पे। और हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो पहले इस पर Q1 था, कैपिटल Q1, इस पर Q2 था, तभी भी टोटल चार्ज ऐसा हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप स्मॉल Q1 Q2 निकाल लीजिएगा। स्मॉल Q1 Q2 मिल गया तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं। जैसे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, σ2 इक्वल टू Q2/4πB²। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q1/4π
ए स्क्वायर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अब बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी का डिसिपेशन कितना हो रहा है। तो पहले इनिशियल एनर्जी लिखेंगे। अच्छा, लार्ज डिस्टेंस पर तो इंटरेक्शन एनर्जी इनकी क्या है, जीरो ही है। केवल इसके सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, इसके सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, बाद में भी इसके सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, इसके सेल्फ एनर्जी लिखेंगे। तो लॉस होने का मतलब हुआ कि जो इनिशियल एनर्जी, इसका मतलब फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगी। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, हीट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में हीट डिसिपेशन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो U इक्वल टू यानी के Q1 का होल स्क्वायर बाई 2A प्लस के Q2 का होल स्क्वायर बाई 2B। फाइनल फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 भी कर लिया क्या? हाँ सर। उसमें है डाउट? नहीं है क्या? अब इसको मैं क्या समझूं? हाँ, नन्ना, नहीं, नकुल। नहीं हाँ, है सर। डाउट नहीं हो गया मतलब, तो ये आ गया। तो हमारे पास हीट डिसिपेशन कितना आ जाएगा, हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। Q1 Q2 आप निकाल ही लोगे, के आपको पता ही है। यहाँ के की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेता हूँ, है ना। ये वैल्यू रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। ये हीट डिसिपेटेड। सर पार्ट 3 का सेकंड वाला एक बार कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 3 का सेकंड वाला ना। नेक्स्ट हाँ हमारे पास में J6, ये कर लेते हैं, फिर कर देता हूँ मैं। There are two concentric metal shells of radii R1 R2। तो R2 या R1 से ज्यादा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक है। तो ये एक शेल यहाँ है और ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक शेल है। तो ये इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। इफ इनिशियली द आउटर शेल हैज चार्ज Q, आउटर शेल पे स्मॉल q चार्ज है, एंड इनर शेल इज हैविंग चार्ज 0, एंड देन इनर शेल इज ग्राउंडेड। फाइंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अंदर वाले को अर्थ कर रहा है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब यहाँ क्या है कि इसने अर्थ किया, तो मैंने आपको बताया था जब भी अर्थ करेंगे इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं। तो हमारे पास में इसको हमने क्या किया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अब आप देखोगे इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब इस पे चार्ज आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि चार्ज जीरो हो गया, कॉन्सेप्ट ये नहीं, कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का जीरो हो जाना। क्या हो जाना, पोटेंशियल का जीरो हो जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जीरो हो जाना। इसका मतलब इस पे चार्ज होगा क्यू डैश। ये R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है। इसका मतलब इस पे क्यू डैश चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से भी पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे, इसकी खुद की वजह से भी लिखेंगे, तो मिला के जीरो होगा ना। ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको ए मान लेता हूँ मैं, इसको बी, यानी वी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। उसके इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ, मतलब ये Q1 होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है इससे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डैश बाई R1, क्योंकि कंडक्टर है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, अंदर बाहर सर मतलब सरफेस और सब जगह पोटेंशियल यहाँ ये होगा।
प्लस इसकी वजह से भी क्या होगा, जो सरफेस पर होगा वो सब जगह होगा, लेकिन इस पर वो पोटेंशियल क्या होगा, ऐड हो रहा है, तो के क्यू बाई आर टू, और ये इक्वल टू क्या है, 0, यानी क्यू डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस क्यू आर वन बाई आर टू। इसका मतलब इनर जो स्फीयर है उस पर चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू आर वन आर टू। अब सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो समझ लेते हैं। अच्छा, तो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो किया, क्योंकि इतना चार्ज अगर आया है तो पहले तो इस पे चार्ज 0 ही था, इस पे इतना चार्ज आने का मतलब हुआ कि इतना ही चार्ज फ्लो कर गया, मतलब मैग्नीट्यूड में प्लस चार्ज इतना फ्लो कर गया होगा, तभी तो माइनस क्यू डैश आया। तो यहाँ से जो फ्लो किया वो कितना फ्लो कर गया, यानी यहाँ से जो फ्लो कर गया दरअसल वो माइनस क्यू डैश फ्लो कर गया। तो माइनस क्यू डैश का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, यानी चार्ज फ्रॉम टू दी अर्थ कितना है, माइनस क्यू डैश, यानी आ जाएगा क्यू आर वन बाई आर टू। इतना चार्ज फ्लो कर गया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसे रहेगा, यहाँ इनर सरफेस, आउटर सरफेस, एक्सटर सरफेस। ये हमारे पास में आर वन है, या आप देखो इस पे तो अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा सारा इस पे, तो कितना है इसका, माइनस क्यू आर वन बाई आर टू। तो यहाँ कितना चला जाएगा फिर इसका प्लस, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0, यहाँ प्लस क्यू, प्लस क्यू का मतलब कितना, इसका प्लस क्यू, यानी आ जाएगा क्यू आर वन बाई आर टू। तो बाहर कितना था क्यू, तो इस पे इतना आ गया, तो बाहर कितना चला गया, बाहर जो चार्ज जाएगा वो जाएगा दरअसल क्यू माइनस क्यू आर वन बाई आर टू। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस पर तो टोटल चार्ज अभी भी कितना बना रहना चाहिए, क्यू ही तो बना रहना चाहिए, क्योंकि इसको किसी से कनेक्ट थोड़ी किया हमने। यहाँ ये चार्ज रहेगा, कौन सा वाला चार्ज रहेगा, यहाँ ये वाला, यानी आ जाएगा अल्टीमेटली क्यू को बाहर ले लो, ये चला जाएगा आर टू माइनस आर वन बाई आर टू, इतना चार्ज होगा इस आउटर सरफेस पर। अरे इनर वाले पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये इसका पॉजिटिव यहाँ जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट है J7। J7 में क्या कह रहा है कि ये एक स्फेयर है और इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस अपने को दिया हुआ है R1 है, और इसकी जो रेडियस है वो R2 है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इसने पहले दिया हुआ अपने को मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस R1 चार्ज टू पोटेंशियल V1 is then placed in a thin walled uncharged conducting spherical shell of radius R2. Determine the potential acquired by the spherical shell after it has been connected for short time to the sphere by a conductor. तो अभी अंदर वाले का पोटेंशियल कितना बता रहा है अपने को, ये V1 बता रहा है, इसका मतलब है इसको बाहर रखा है मान लो। इसका बताने का मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड था, यहाँ नहीं इसका पोटेंशियल भी, ये नहीं कह रहा है वो, इसका पोटेंशियल है भी, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या रहा होगा Q, इसकी जो रेडियस है वो R1 है, तो V इक्वल टू क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई R1, यानी यहाँ से के क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V R1, यानी इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है इसने, वो क्यू दिया हुआ है। अब इसको जैसे ही कनेक्ट करेगा,
मान लो अभी तो ये वायर जो है, ये अभी तो स्विच जो है ना, ये मान लेते हैं कि इसका की है, तो की क्या अभी ओपन है। तो आफ्टर कनेक्टिंग दी की के, क्या हो जाएगा इस केस में, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन में ही है, तो जब आप ऐसे इसको कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे सारा चार्ज आउटर में, क्यों, क्योंकि इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे यहाँ जाएगा तो आपको मालूम है सारा चार्ज आने के बाद भी सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो वैसे भी दो कंडक्टर को जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो जब सारा चार्ज क्यू चार्ज बाहर चला जाएगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सब जगह का सेम हो जाएगा, और होना भी चाहिए था। इसलिए सारा चार्ज इस केस में कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल की बात करेंगे वो कितना आ जाएगा, यहाँ जो इसका पोटेंशियल यानी सब जगह जो पोटेंशियल होगा वो होगा दरअसल के क्यू बाई आर टू, और के क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ, वी आर वन बाई आर टू। ये आंसर है। ये पोटेंशियल होगा। तो जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जैसे यहाँ सारा चार्ज यहाँ आएगा तो सब जगह पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, यानी इसका सेम हो गया हो। इसलिए सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2। तो हमारे पास में J8, पार्ट 2 का J8। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स A and B are given charge Q1 Q2 respectively. Now they are placed inside a hollow metallic conductor carrying a charge Q. If all the three conductors A, B and C are connected by conducting wires as shown in the figure, the charges on ABC will be separately. तो A पे चार्ज 0, B पे चार्ज 0, सारा चार्ज C पे चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। ये भी वही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अभी ये आपस में, इसको मान लो ये ए स्फेयर है, इस पे Q1 चार्ज है, ये Q2 है, इस पे चार्ज बी पर, और अभी इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो ये मान लो K1 की से कनेक्टेड है, और ये दोनों मान लो ये K2 की से कनेक्टेड है, और ये मान लो इधर ये K3 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सी है, ये बी है, और इस पे बाहर वाले पे क्यू चार्ज दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी मान लो सारी की ओपन है, तो इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज है। तो आफ्टर क्लोजिंग दी कीज K1 K2 K3, उस केस में आप देखोगे सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ सबका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, भी कंडक्टर है, भी कंडक्टर है। सबका पोटेंशियल तभी सेम होगा जब सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर वाले स्फीयर पे चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि जब इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये ए, ये बी और ये सी, अब सारा चार्ज चला जाएगा Q प्लस Q1 प्लस Q2, और इस पे सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ जाके यूनिफॉर्म हो जाएगा। सारा चार्ज यानी इस पर ए पे कितना आ गया चार्ज,
जीरो आ गया, यानी क्यू ए कितना होगा 0, क्यू बी कितना होगा 0, और क्यू सी कितना आ गया क्यू प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू। उसका रीजन यही है कि सबका पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ सेम हो गया, क्योंकि आपस में कनेक्ट जब हो जाते हैं कंडक्टर, सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो सबका पोटेंशियल तभी सेम होगा जब सारा चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है J10। A positively charged body A has been brought near a neutral brass sphere B। brass मतलब ये मेटल का ही है। mounted on a glass stand as shown in the figure, the potential of B will be। B का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास में एक स्पेयर है ब्रास का, यानी मेटल का स्पेयर है बी, और ये स्टैंड पर है जो कि नॉन कंडक्टर स्टैंड है ये, और एक रॉड, एक तरह से ये रॉड है जिसको पास लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो इस पर क्या आ रहा है कि चार्ज, ये ए हमारे पास में, तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। देखो कैसे होगा, क्योंकि जब आप कंडक्टर को लेकर आ रहे हो तो ये पॉजिटिव है ना, ये सॉरी ये किसी चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हो और ये कंडक्टर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर इधर पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस क्यू डेवलप होगा और यहाँ क्यू डेवलप होगा। तो टोटल चार्ज तो अभी भी जीरो ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ जब पोटेंशियल की बात करोगे तो सेंटर पे बात करोगे ना आप। सेंटर पे क्यों बात करोगे, क्योंकि सेंटर सब जगह पोटेंशियल वैसे तो क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, तो सेंटर पे ही क्यों बात करेंगे हम लोग, सेंटर पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस नेगेटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो बचा कौन, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इसका मतलब बी का पोटेंशियल क्या है, यहाँ बी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास में बैठा है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखोगे ना, क्योंकि इसका जो इंड्यूस चार्ज डेवलप हो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास में J11। The amount of work done by electric field in a joule in carrying a charge plus q along a closed path PQRSP between the positively charged metal plate is this। तो क्या होगा इसमें, वर्क जीरो होगा भाई, राउंड ट्रिप में जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है, राउंड ट्रिप में जाओगे तो वैसे वर्क क्या होगा, जीरो, सिंपल। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो वर्क क्या हो गया यहाँ, जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से राउंड ट्रिप में वर्क क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव force field, work done by conservative force field is zero in a round trip, and electric field या electric force field is conservative, therefore work will be zero। ओके, ये नेक्स्ट हमारे पास में J13। An electrical cavity is carved within a perfect conductor। ये एक इलिप्टिकल शेप में इलिप्सॉइडल है, तो ये कैविटी है
लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है अपने को वो इलिप्स की तरह दिख रहा है, और ये पूरा एक मेटल का बना हुआ है, इसमें एक कैविटी है, इसके कैविटी यानी यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ सेम होगा, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। यहाँ क्या होगा दरअसल कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी, वो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता देते हैं आपको। नियर कैविटी का मतलब ये है कि इसके अंदर की बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, कंडक्टर का सरफेस और कंडक्टर का पूरा जो वॉल्यूम होता है वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है ना, तो पोटेंशियल तो सेम होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ यहाँ देखो ये ज्यादा पास में है वैसे तो ये आपको आप कहेंगे सर यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी कम होगी, नहीं, बल्कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है ना, यहाँ ये चार्ज रखा हुआ, तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ चार्ज क्या होंगे, डेवलप होंगे, इंड्यूस चार्जेस। अरे बस में अगर ये चार्ज नहीं होता तब अलग केस होता, वो मैं आपको बताया था, सिग्मा आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट तब होता है जब वो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ चार्ज रखने की वजह से यहाँ फोर्सफुली चार्ज डेवलप हो रहा है, एक तरह से मतलब चार्ज आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डेंसिटी क्या होगी, एक तरह से ज्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि फोर्सफुली हो रहा है सब काम। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके नियर का मतलब इसके जस्ट यहाँ की बात कर रहा है, इसके जस्ट यहाँ की बात कर रहा है, तो वो अलग अलग होगा। यानी ई ए जो है वो कभी भी ई बी के इक्वल नहीं होगा, हरी बात समझ में, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। अब क्या होगा, यहाँ जो चार्ज यहाँ डेवलप होगा वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वैसे तो कैविटी के अंदर। क्यों होगा ये भी बताया था, क्योंकि जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहाँ यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज इनक्लोज क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के लिए चार्ज इनक्लोज क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो यहाँ क्यू है तो माइनस क्यू डेवलप होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस क्यू है, तो यहाँ से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा ना, फ्लक्स तो जीरो ही होगा। आंसर क्या होगा देखो इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी, नहीं ये तो गलत हो गया, नियर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी नहीं, चार्ज डेंसिटी एट इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी नहीं, पोटेंशियल एट इक्वल टू बिल्कुल सही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, जीरो है, क्योंकि प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, जीरो। इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ सी आ गया। पार्ट 3 का कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 ना। इसमें क्या कह रहा देखो, कॉलम 1 गिव्स situation in which two dipoles of dipole moment p I cap and root 3 p j cap are placed at origin। यानी हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ ये एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, अभी फिगर दिखाता हूँ आपको मैं, यानी ये